कितने दिन में खत्म होगा। चलो दोस्तों, हियर वी गो। सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बढ़िया, प्रणाम से शुरुआत हो गई, लेक्चर बेहतरीन जाएगा। आइए बेटा ध्यान से देखिए, कल जो हमने पढ़ा है, अब वो बुक भी सब बच्चों के पास आ गई होगी, युद्ध शास्त्र। तो आपको जाकर बुक मांगनी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक किताब युद्ध शास्त्र दे दो, आपको वो किताब लेनी है। अब वो बुक आ चुकी, तो बुक आप खोले बेटा, मैं आपको पढ़ना सिखा दूं। आज हमारा तीसरे दिन का लेक्चर है। डे 1 हमारा हो चुका, डे 2 हो चुका, सब लेक्चर्स अपलोड हो गए ऐप पे बेटा, आप उन्हें देख सकते हो। और यहां से हमने शुरू करा था। बुक में QR कोड्स भी है बच्चों, आप उसको स्कैन करोगे तो उसके IMP क्वेश्चन उस चैप्टर के शुरू हो जाएंगे उस QR कोड के माध्यम से। डेली हमको आंसर्स लिखने होंगे बच्चों। तो यहां पर हमने शुरू करा मैनेजमेंट। ये सब आपको दिख रहा है, कलर के सिग्निफिकेंस समझा देता हूं, कौन सा कलर क्या बताता है। अगर ब्लू कलर से लिखा है तो वो टाइटल सब टाइटल है, अगर रेड से लिखा है तो वो IMP है, अगर वायलेट से लिखा है तो वो कोई टिपिकल सी बात है, अगर ग्रीन कलर का डब्बा है तो वो कीवर्ड है। जैसे कल हमने पढ़ा बेटा कि मैनेजमेंट क्या है, रोज हम रिवीजन करेंगे पिछले लेक्चर का। 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर है, जिसमें हमारी आधे घंटे में 15 मिनट का या 10 मिनट का रिवीजन और बचे हुए 15 मिनट 20 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस रोज चलेगी। तो ठीक है साहब, मैनेजमेंट क्या है? और मैनेजमेंट बेसिकली देखा जाए तो सब एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। तो हमारे लिए वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा? इन्फ्लुएंस प्रोसेस। सब कुछ नहीं याद रखना है, कल बताया था, इफ यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग एवरीथिंग यू विल एंड अप रिमेम्बरिंग नथिंग। इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे मॉडल हैं, और ये तो एक 50 नंबर का सड़ा सा सब्जेक्ट, हमारे पास तो इससे 6 गुना ज्यादा। भाई 300 नंबर का पेपर है, तो इसलिए हम पगला नहीं सकते, स्मार्ट गेम खेलना है। अपने को बहुत अच्छे से पता होगा कि वो क्या पूछेगा, हम उस पर फोकस करेंगे। तो भाई पीटर ड्रकर के अनुसार ये एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, और इसको 2 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला, आपको की ग्रुप्स देखने पड़ेंगे जो वो काम संभालते हो, और दूसरा कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, जैसे POSD CORB। अभी मत लिखना बेटा, अभी सिर्फ रिवाइज करना, अभी लिखने का टाइम शुरू होगा, घड़ी लगाऊंगा और फिर आपको दूंगा। इस बार लॉ के पेपर में 35 क्वेश्चन पूछे हैं, तुम्हारे अटेम्प्ट में 25 क्वेश्चन पूछे थे। पूरी बैच रिफ्रेशर बैच में गया, बेचारे बच्चों का रिजल्ट तुम खैर मेरे अपने हो, रिजल्ट यूट्यूब पर इंस्टा पर सक्सेस के दिखाए जाते हैं, पर फेलियर का रिजल्ट कम से कम मैं अपने बच्चों को तो दिखाऊं। नाम नहीं दिखा सकता बेटा, है ना? तुम्हारा कोई दोस्त जूनियर होगा जो ये नाम तुम्हारे सामने, कैसा लगता है ना 220 पे पास होके लॉ में 30 पे अटकना? कैसा लगता है 213 पे पास होके लॉ में 28 पे अटकना? कैसा लगता है 207 पे पास होके लॉ में 30 पे अटकना? कैसा 206 लॉ 34? कैसा 206 लॉ 31? कैसा 206 लॉ 34? कैसा 203 लॉ 30? कैसा 202 लॉ 31? कैसा 199 लॉ 32? अच्छा ये बताओ, तुम में से कितने नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं? हाथ ऊपर करो। 90% बच्चे नॉन मैथ्स वाले, पर 90% रिजल्ट मैथ्स के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने तुमको डरा के रखा हुआ है। डे 1 से बोलता हूं, फेल हो जाओगे याद रखना, डिफरेंशियल भी करके जाना, इंटीग्रल भी बेटा करवाऊंगा, ट्रिक्स देख लेना। ऐसा डरा के रखा हुआ है तुमको, तो तुम इतने सचेत होते हो कि बाप रे, और 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं कि भैया टेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर नहीं हुआ पास फिर से देना पड़ेगा, डाउट तू पूछ, तू वापस से वीडियो लेक्चर दे, तू मनीष सर के साथ बैठ, तेरे को क्या दिक्कत आ रही बता, सर संडे को रिकवरी बैच लो। इतनी मेहनत करते हैं अपन फाउंडेशन में, तब जाके 90% नॉन मैथ्स वाले बच्चों को अपन पास करा देते हैं। मेरा रिजल्ट थोड़ी बनाए हुए, तो दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, सिर्फ नाम छुपा के रखे हुए, देखते जा। पहला पेपर अकाउंट, दूसरा पेपर लॉ, तीसरा पेपर क्यू है, चौथा पेपर इकोनॉमिक्स। कहां फेल हो रहा है बच्चा? नॉन मैथ्स होके मैथ्स पास कर रहा है, क्यों? डरा हुआ है। क्यों? उस पर मेहनत की जा रही, क्यों? उसको पता है नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। थ्योरी है, आराम से हो जाएगा, SM में क्या थ्योरी तो लिखना है, लिख लेंगे। नहीं बेटा, वहीं फेल करेगा। वो कॉस्ट में फेल नहीं करेगा, कॉस्ट में तू आंसर लिख लेगा, तेरे को आता है करना, FM आता है तेरे को, अकाउंट आता है तेरे को। ये थ्योरी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए पागल थोड़ी सुबह से लेकर शाम तक बैच है, फिर भी 1 घंटे की बैच के अलावा आधे घंटे का टाइम इसलिए डाला कि नहीं सर, मैं जब तक बच्चों को लिखवाऊंगा नहीं क्लास में, मेरे को श्योरिटी नहीं होगी, और मैं थोड़ी लिखवाऊंगा, तुम खुद लिखने वाले हो अभी, और खुद देखना इंप्रूवमेंट कैसा आएगा तुम्हारे अंदर। देखते जा, कितने दिखाऊं?
देख ले ये सब कहां टपके हैं पेपर नंबर 2 के अंदर, ये देख कहां टपके हैं, ये सब मैथ्स में पास है, सब नॉन मैथ्स वाले बच्चे। देख अब वो एग्रीगेट में गया या किधर गया। ऐसा ही इंटर में भी होता है, कोई चांस ही नहीं लेना बेटा। मेरे को तो आलिया भट्ट बहुत पसंद है जब वो बोलती है कि वीको वज्रदंती क्या है और क्या नहीं है, असरदार है। मजेदार चाहिए तो पिक्चर का टिकट ले लो भाई, ठीक है। तो अब याद रखना है, मजेदार नहीं असरदार, पास होना है। इन्फ्लुएंस प्रोसेस है भाई साहब, और ये क्या करेगा, पोस्ट कॉर्प करेगा। कुछ भी पढ़ाया सर ने तो तुरंत देखने का है, सर ये एग्जाम में कैसे आता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये 2 नंबर का आएगा तो कैसे लिखेंगे, ये 4 नंबर का आएगा तो कैसे। खेल रहा है इंस्टीट्यूट, वो 35 क्वेश्चन पूछ रहा है यार लॉ में, तुम बताओ 3 घंटे में बच्चा कैसे लिखेगा। वो आज ही क्लास में गया तो मेरे को बोलता है सर 1 मिनट एक सवाल है, वो क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है उसको 3 नंबर में कैसे लिखते हैं। तो कसम से मैं तुमको बता रहा हूं मैंने उनको क्या करा, मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल पूछ ले यार, तूने मजा दिला दिया। मैं एसएम की बैच में बच्चों को आज यही बताने वाला हूं। और मजे की बात देखो, ये पिछली बार के एसएम के नोट्स खोल रहा हूं, मैं एसएम की बैच में बच्चों को यही बताने वाला हूं। तूने क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया यार, रिफ्रेशर बैच के बच्चे। तूने पूछा कि सर वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है लॉ में, उसमें अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहे 2 नंबर में तो क्या करना, उसको छोटा करके कैसे लिखते हैं। तो कसम से मैं आज फाउंडेशन वाले बच्चों को तुम्हारे एसएम की स्लाइड खोल के बता रहा हूं। मैंने कहा वाह यार भाई तूने मेरा काम आसान कर दिया। मैं यही तो बताने वाला हूं एसएम में बच्चों को कि बेटा अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो देख, 1 नंबर का इंट्रोडक्शन, 1 नंबर का डिस्क्रिप्शन, 1 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर के बेनिफिट लिमिटेशन और 1 नंबर का एग्जाम्पल या केस। उसके पास मार्किंग ऐसी ही होती है, वो देता ही ऐसे नंबर है। तो अगर वो 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ रहे तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, वो इंट्रोडक्शन को कम करके लिखना है, क्योंकि वो आधे नंबर में मिलेगा, आधा 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 आधा, तब जाके वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तुझे हेड्स नहीं बदलने कभी भी, हेड्स तो यही रहेंगे, पर हेड के अंदर जो लिखना है वो कम करके लिखना है। सबसे पहले कॉपी में जाओ, पहला बादल बनाओ कॉपी में। कल अपना एक बादल बन गया था, वो आंसर का था, उसके पहले का एक बादल बनाओ और लिखो। समझ रहे हो ना बेटा, बस आंसर लिखना सीख गए, काम हो जाएगा। लॉ में भी करेंगे, ऑडिट में भी करेंगे, हर थ्योरी के पेपर के अंदर करेंगे। बादल टेक्निक है हमारी फाउंडेशन की पुरानी टेक्निक है, अपन सबने करी हुई है। लिखो बादल बना के। ये एसएम का फॉर्मेट है, वैसे ही लॉ के फॉर्मेट के अंदर लॉ वाले टीचर बताएंगे कि बेटा पहले इंट्रोडक्शन लिख, फिर सेक्शन लिख, फिर उसके बाद एनालिसिस लिख, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख, ठीक है। ऑडिट वाले सर ऑडिट में बताएंगे कि ऑडिट जब आता है तो उसके हेड्स ये बनते हैं। मैनेजमेंट का मैं बताऊंगा, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन मतलब फीचर्स, फिर उसके बाद में डायग्राम लिखो। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद बेनिफिट्स या लिमिटेशंस लिखो, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल या केस लिखो। मंजूर है भाई, बहुत बढ़िया। लिखा बेटा, ये जनरल है। अब ऐसे में 60 बादल बनवाऊंगा 60 दिनों में, 60 क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन का एक बादल, हर क्वेश्चन का एक बादल। मॉड्यूल भी अपन चाहे तो रेफर कर सकते हैं, नोट्स अपने मॉड्यूल से ही बने हुए हैं बेटा, उसी को कलर करके, उसी को डब्बे डब्बे डायग्राम बना के रखा, उसी को बादल और उसी का आंसर अपने हाथ से लिखेंगे। जाऊं दोस्तों? हाँ बिल्कुल, पूछते रहना, मन में जो सवाल है पूछना बेटा। स्क्रीन हटा दो, सबने लिख लिया? पहला क्या लिखोगे सबसे पहले बताओ? इंट्रोडक्शन। फील करो इसको, पहला क्या लिखेंगे? हाँ इंट्रोडक्शन। फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है अपने एसएम के अंदर, फिर क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन। फिर क्या लिखेंगे? डायग्राम, है ना, डायग्राम। मैं तो बोलता हूँ डायग्राम को पहले बना दो, डिस्क्रिप्शन को बाद में बना दो।
क्योंकि डायग्राम पहले बन गया, डिस्क्रिप्शन बाद में बन गया, तो डायग्राम को देख देख के डिस्क्रिप्शन आता है। फिर क्या बनाएंगे, बिल्कुल, फिर उसके बाद में लिमिटेशन या बेनिफिट या कुछ भी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बेनिफिट्स क्या है, उसके प्लस हैं, और लिमिटेशन क्या है बेटा, उसके माइनस है, और आखिरी में एग्जाम्पल या केस, जो भी आपको ठीक लगे वो बना देना एक नंबर में। स्क्रीन हटा दो। चलो वापस से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ये पिछली बैच के नोट्स से हम अपना फ्रेश करेंगे यहाँ पर काम। फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड आया। अब स्ट्रैटेजी, भाई स्ट्रैटेजी क्या है, कल का रिवीजन चल रहा है बच्चों, स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी का कोटेशन डाल दो। एक कंपनी जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वो तो पगले जैसा कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार होती है। ठीक है साहब, स्ट्रैटेजी वॉर है बच्चों, अटैक, आक्रमण, वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी होता है बेटा, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, गोल्स पाने की कोशिश करते हैं हम, बराबर है, और फिर उसके साथ में एक गेम प्लान होता है हमारे पास, कुछ सोचा समझा गेम प्लान होता है, और ये बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है, BCA, याद रहेगा, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर ये वही देता है, 3D डायरेक्शन देता है, डिजायर्ड इमेज देता है, डेस्टिनेशन बनवाता है, 3D बेटा, बहुत बढ़िया बात है। स्ट्रैटेजी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साउंड एलिट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजी जो कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी यार कि मैनेजमेंट हटा दो और उसकी जगह स्ट्रैटेजिस्ट अपॉइंट कर दो। ठीक है साहब, विलियम ग्लुइक ने बढ़िया बात बोली, ये अच्छा याद हो गया था कल अपने को। विलियम ग्लुइक ने बोला है क्या है भाई साहब, ये इंटीग्रेटेड प्लान है, जिससे क्या अचीव होता है, जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव होता है ना। वो हुसैन बोल्ट का क्या था, यूं था क्या, हाँ तो अपन इससे कुछ कर लेंगे ऐसा, है ना। तो ये इंटीग्रेटेड प्लान है, जिससे क्या होता है, जिससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। नाटक करते हैं तो याद हो रहता है बेटा। चलो, स्वॉट बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ क्या है, फेवरेबल कंडीशन, वीकनेस क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, अपॉर्चुनिटी क्या है, गलत बोल गया, स्ट्रेंथ क्या है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, सॉरी, वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी क्या है, फेवरेबल कंडीशन, और थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, वही ऊपर के पॉइंट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने आंसर का बादल बना दिया है, बच्चे अब आंसर लिख के बताएंगे। आपके पास 10 मिनट का समय रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। 35 नंबर का पेपर प्लस 15 ऑब्जेक्टिव, इतना पेपर करना है। तो 35 नंबर, 15 ऑब्जेक्टिव को मैं मान लेता हूं 15 मिनट। अब अगर हमारे पास पेपर है कितने का बेटा, 3 घंटे का, तो 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे का बचा, कितने हो गए 1.5 घंटे, मतलब 1.5 इंटू 60, 90 मिनट्स। 15 मिनट में 15 ऑब्जेक्टिव थोड़ा मुश्किल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है। फिर भी चलो 15 मिनट में कर भी लिया, तो मैक्सिमम टाइम अब बचा 75। अब 75 के अंदर हमको कितने, 5-5 क्वेश्चन करने हैं। तो अब अपने पास में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं बचेगा। कैसे, पेपर आपके सामने आएगा, पेपर में शुरू में ऑब्जेक्टिव होंगे जो हम शुरू में नहीं करेंगे, और हमारे पास रहेंगे 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हमको 35 मार्क्स का पेपर करना पड़ेगा। तो 35 मार्क्स का पेपर हमको करना है 90 मिनट्स में। तो मैं लीनियर इक्वेशन बना दूं, 35 मार्क्स का पेपर हमको करना है 90 मिनट्स में। तो 1 मार्क का पेपर कितनी देर में करना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 35, 2.57। तो हमको 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, 12.85। तो हम वो 2.85 को हटा देते हैं, क्योंकि वो हमको जरूरत पड़ेगी उधर ऑब्जेक्टिव करने में। तो हमारा टाइम 10 मिनट्स हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में मैंने क्या करा, मैंने नंबर ऑफ मिनट्स में से 15 मिनट मैनेज कर दी 15 ऑब्जेक्टिव के। फिर बचे हुए जो मेरे पास 75 मिनट थे, उसके अंदर 35 नंबर का पेपर। 35 नंबर का पेपर अगर 75 मिनट में, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 1 मिनट का एक नंबर का क्वेश्चन कितने मिनट में, मल्टीप्लाई बाय 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन ऐसे में 5 नंबर का आता है, तो 10 मिनट्स। हाँ बच्चा, शुरू हो जाओ। सर मैं बादल कॉपी करूं, नहीं, बादल को देखकर आंसर लिखना है कॉपी में। आपका समय शुरू हो चुका है। सर एक आंसर आप थोड़ा सा बताओ ना, बता रहा ना बेटा। व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट क्या है, ये स्ट्रेटेजी से किस तरह अलग है। मैनेजमेंट क्या है, ये स्ट्रेटेजी से किस तरह अलग है। बाकी बच्चे कहीं गए हुए हैं क्या बेटा, उनको पकड़ूं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं क्या, पकड़ते हैं इनको। तो सर पहले क्या लिखूं, फर्स्ट, सबसे पहले में अपन लिखेंगे
डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो टाइटल बना देते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर लिखते हैं ना, एक आध आंसर तुम बोलोगे तो मैं ड्राफ्ट करवाता हूं, मत चिंता करो, थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाता हूं। तो अब मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, इसको इंग्लिश में लिखो बेटा, मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। फिर इसके बाद लिखा है टू वेज। अब उसके आगे आपको बताना है कि इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। नोट्स भी सामने पर, उसको देखेंगे तो फिर कॉपी हो जाएगा। इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका, ये वो उनकी ग्रुप्स के बारे में है जो अलग अलग काम संभालते हैं, इसको इंग्लिश में लिखना है। ये वो उनकी ग्रुप्स के बारे में है जो अलग अलग काम संभालते हैं, कि ग्रुप ऑफ पीपल है ये, इसको करना है हमको इंग्लिश में। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी लिखना है बेटा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार गुड आफ्टरनून कर लो बेटा, दिखने लगोगे। फिर ये भी बताना है कि ये अलग अलग फंक्शंस करने का नाम है, अलग अलग फंक्शंस। अब वो कौन से अलग अलग फंक्शंस हैं उनको समझाना है बच्चों। हाँ, तो फंक्शन का नाम क्या है बेटा, POSDCORB। अब अपन क्यों सामने वाले को अपना कोडवर्ड बताओ बच्चों, मैं तो ये बोलता हूं अपन क्यों अपना कोडवर्ड बताओ सामने वाले को कि POSDCORB, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि ये लोग ऐसे आंसर याद रखते हैं, अपने अंदर के पत्ते क्यों खोलना। तो अपन तो बताओ भाई साहब, इसके ये गिनो POSDCORB। पोस्ट कॉर्प बता देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे याद रखा है इसने। अपन अपने अंदर का पत्ता क्यों आउट करें, अपन बोलेंगे POSDCORB। ये 7 प्रकार के फंक्शंस जो है ये हैंडल करते हैं। और वो 7 प्रकार के कौन से फंक्शंस है बच्चों, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग बच्चों, B से बजटिंग। ठीक है, समझाना नहीं है, क्योंकि कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अब अपने को देखना है बेटा, है ना, 5 नंबर का है ना। तो अपन ने 4 हेडिंग्स तो बढ़िया बना दिए, एक एक नंबर तो छीन लेंगे अपन एग्जामिनर से। अपने को बहुत अच्छे से पता है इंस्टीट्यूट नंबर देगा, एक एक हेडिंग के एक एक नंबर फिक्स होता है बच्चों। मतलब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने कॉपीज चेक करी, मैं कॉपी दिखाऊंगा, मेरे पास कॉपी है, दिखाऊं 2 मिनट, चलो ये लिखो, फिर कॉपी दिखा रहा हूं, SM की कॉपी दिखा रहा हूं। इतना अच्छा लिखा है उसके बावजूद फेल कर दिया है, क्यों फेल कर दिया है बताऊंगा। चलो आगे बढ़ो। अब सेकंड आया स्ट्रैटेजी, तो हेडिंग क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। फिर कोटेशन आएगा, क्या लिखोगे कोटेशन में बेटा, अ कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, डू नी ट्राई, क्योंकि वो सब ट्राई करती है, उसको लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, किसी से तो रिजल्ट आएगा। इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, एनीथिंग है कि एवरीथिंग है, ये भी चेक करो, एनीथिंग है, और वो डू नहीं है, ट्राई है।
और अगर उसमें ऑथर का नाम लिखा है तो डाल दो, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ऑथर का नाम माइकल पोर्टर है। ओह गुड, माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर का नाम डाल दो। आगे बढ़ जाओ और आगे चलो। अब स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब या तो पॉइंट बनाओ, देखो भाई हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर ले, तो वो पॉइंट्स बनाना है तो इजी। और जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो बच्चे सेंटेंस बनाओ, तो वो तो बिल्कुल मॉड्यूल जैसा लगेगा। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो पॉइंट्स बनाओ। कैसे? जैसे इट इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी, इट इज मेड टू फाइट द हॉस्टाइल एनवायरमेंट, स्ट्रेटजी इज अचीविंग मिशन एंड गोल्स, इट हेल्प्स इन, अब 3D मत लिख देना, 3D तो तुम्हारा मेरा कोड वर्ड है। इट हेल्प्स इन desired image, developing desired image, giving direction to the company, achieving destination। मैं मन से बोल रहा हूं। वेरी गुड। फिर उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड बाय डूइंग स्वॉट एनालिसिस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डूइंग स्वॉट एनालिसिस। अब अपने को स्वॉट आ गया, अपने को मजा आ गया, साला स्वॉट आ गया। अब स्वॉट का एक डब्बा बना दो, बच्चों ने पढ़ा था ना स्वॉट बेटा, बहुत मजा आएगा तुमको, थ्योरी में आनंद आना शुरू हो जाएगा। देखो ये डब्बा देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है ना, ऐसा डब्बा बना दो। ज्यादा नहीं लिखना, अपने को पता है कि इसके 2 नंबर ले लेंगे, मैनेजमेंट के 1 नंबर ले लेंगे, 3, 1 नंबर एग्जाम्पल का आ जाएगा। और एक पीटर ड्रकर ने क्या बोला है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी समझा दिया, मैनेजमेंट समझा दिया। अब अपना दिल करता है कि अपने को बोल देना चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है ना। वेरी गुड। हाथ तेजी से चलाना है, हैंडराइटिंग की चिंता नहीं करना है। इस बार लॉ में जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए, कुणाल गोस्वामी, अपने एकेडमी का बच्चा है, उसकी कॉपी भी मैंने मंगवाई है। 10 रुपए की RTI से कॉपी आ जाती है, उसकी कॉपी दिखाऊंगा। हैंडराइट, वो बच्चा बोले सर प्लीज क्लास में कॉपी मत दिखाना। मैंने कहा कॉपी दिखाने के लिए तो मंगवा रहा हूँ तेरी कॉपी। तो बोले सर बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैंने कहा यही तो उनको बताना है। उनको ऐसा लगता है कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए नंबर लाने के लिए, हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। क्योंकि अभी सुंदर हैंडराइटिंग की SM की कॉपी दिखाऊंगा जो बच्ची फेल हुई है। सब डेटा पे बात करूंगा, कुछ भी हवा में नहीं, जो बोलूंगा उसके पीछे डेटा होगा, है ना। लिखते जाओ, आप रुकना मत, मेरा प्रवचन चलते रहेगा, सत्संग चलते रहेगा। 5वां पॉइंट, अब यहां पर टू डू, टू गो और टू बी। अब ये भी अच्छा भाई, इधर ट्राइंगल बन सकता है एक, है ना, कि स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू। अब इधर व्हाट लगा दो, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू बी। सेंटेंस पूरे बन गए। व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू बी। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया भाई। लिखा बेटा? कोई मन में डाउट तो नहीं? ठीक है साहब। ट्रायंगल बना दो तो ट्रायंगल बना दो भाई। टू डू, टू गो, टू बी पर अब इसके आगे वर्ड डालना पड़ेगा। अब टू डू मतलब व्हाट टू डू, और फिर उसके बाद में वेयर टू गो, और फिर उसके बाद में हाउ टू बी, है ना। बहुत अच्छे बेटा। अब ये मीन्स टू एन एंड्स है। अब इसका कोई सेंटेंस बना दो। स्ट्रैटेजी इज अ मीन्स टू एन एंड। मीन्स मतलब साधन, मेरे हाथ की तरफ देखो एक पुल बना रहा हूं, मीन्स है और एंड्स है ना। मीन्स क्या है? तीर, और एंड क्या है? वो टारगेट।
मीन्स क्या है? पेन, और एंड क्या है? वो आंसर। मीन्स क्या है? पैसा, और एंड क्या है? उससे खाना खाया। तो स्ट्रैटेजी क्या है? मीन्स किसके लिए? एंड के लिए। मीन्स टू एन एंड। बहुत अच्छे, अच्छा जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, यही चाहिए अपने को। BCA भाई, स्ट्रैटेजी बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अच्छा है उसको अंडरलाइन करने का। अभी CA एग्जाम हुई थी ना, तो हमने वहां पर ब्लैक कलर के पेन्स बंटवाए थे, ऐसे ही ऑल द बेस्ट करके वो। और तुमको 3 कलर ब्लैक कलर के पेन लेना है, एक थोड़ा मोटा ब्लैक पेन, एक थोड़ा पतला ब्लैक पेन, और एक बारीक ब्लैक पेन। 3 ना ले पाओ तो 2 ले लेना। मैं एक हाथ सैंपल आपको दिखा दूंगा, तो वो आप देख लेना ना। कहीं भी रिसेप्शन पे उधर के ना, वो ब्लैक कलर के पेन जो बच्चों को आपने दिए रिसेप्शन, वो कौन कैसे दिखते हैं? फ्लेयर का 10 रुपए का पेन है यार। उसका एक बड़ा मोटा निप का वर्जन भी और एक पतला, वो 2 रखना है, कलर बदल नहीं सकते। तो ब्लैक मोटे से अंडरलाइन कर दिया। अपने को लगा यार ये साला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपनी कॉपी कितनी बढ़िया बना देंगे बन। बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैपिटल में लिखेंगे और मोटे वाले ब्लैक पेन से लिखेंगे, या इतना टाइम नहीं होता तो फट से अंडरलाइन कर लेंगे। हर चीज करेंगे बेटा जिससे नंबर भी अच्छा आए, लाइफ में भी सब्जेक्ट काम आए, पढ़ने में भी मजा आए, असरदार भी हो, मजेदार भी हो, मेहनत लगेगी। अब स्ट्रैटेजी कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी है, तो स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट। पर आगे पूरा सेंटेंस लिखो, फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अब उसके बाद ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। समझाना थोड़ी है ब्लू ओशन, इंस्टीट्यूट को बताना है कि तेरे को पता होना चाहिए भाई कि ब्लू ओशन क्या है। हमारे बच्चों को तो पता है, जहां पर मार्केट छोटा होता है, कॉम्पिटिटर ज्यादा होते हैं, कस्टमर कम होते हैं, खींचतान मार्जिन की लगी हुई है। पप्पा को देखते हो ना कभी घर के अंदर, तो टेंशन में रहते हैं पप्पा कई बार। अब वो तुमको बताते नहीं, पर वो रेड ओशन में काम कर रहे हैं। तो रेड ओशन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बेटा मार्जिन कम हो गए, कॉम्पिटिटर कुछ एक्टिविटी करते रहता है, प्राइस कटिंग होती, ये होती। उसकी जगह कोई ऐसा बिजनेस पापा शुरू करना चाहे जहां मार्जिन भी ज्यादा है, जहां खर्चे भी कम है, जहां वॉल्यूम भी ज्यादा है, वो रेड ओशन, वो ब्लू ओशन है ना। आ गया जियो टेलीकॉम, एग्जाम्पल में डाल दिया जियो टेलीकॉम। तो जियो टेलीकॉम जो है वो बन गया ब्लू ओशन। अच्छा पावरफुल एग्जाम्पल है बॉस। जियो ने जो टेलीकम्युनिकेशन शुरू करा, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी थी। ऑप्टिक फाइबर केबल बिछवा दी, समझाना नहीं है, समझाना नहीं। उसने मांगा थोड़ी एग्जाम्पल, अपन तो बिना मतलब दे रहे। वो आधे नंबर से ज्यादा नहीं देगा, और गलत हुआ तो काट देगा नंबर। तो बिना मतलब वो नहीं लिखना है जो उसने मांगा नहीं है। ये तो अपन लिख रहे हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो जब तक बोले नहीं तब तक एग्जाम्पल देना नहीं। तो जियो टेलीकॉम, क्योंकि उसने ऑप्टिक फाइबर बिछा दी, मोटा भाई ने 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करा और ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी, और उससे आप कॉलिंग का पैसा मांग ही नहीं रहे, वो तो आपसे डेटा मांग रहे हैं। आपको 1.5 GB लेना है, 1 GB लेना है, 2 GB लेना है, उतने में कॉलिंग कर लो आप। तो अब आखिरी में अपन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तो अपन अब ऐसा लिखेंगे, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट व्हेन कंबाइन टू बिकम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कितना प्यारा, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट व्हेन कंबाइंड टू बिकम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट जब मिलकर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनते हैं, देन किसने बोला? पीटर ड्रकर सेड। अब कोई आदमी की डेफिनेशन लेकर जब हम लिखने जा रहे हैं, तो फिर बच्चों उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है ना। फिर एक एक वर्ड ऑन प्लेस आना चाहिए, और अपने को लगे कि अगर आंसर में अपने को ऑन प्लेस एक एक वर्ड नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में नाम नहीं लिखना उसका पीटर ड्रकर। अपने को डर लग रहा है, पीटर ड्रकर लिखा है तो फिर वही आना चाहिए जो उसने बोला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक, नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक, इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन, है ना। चलो, तो strategic management is not a box of tricks, neither a bundle of technique. It is analytical thinking and commitment of resources to the action.
आया बच्चों? ये तुम्हारा आंसर ड्राफ्ट हो गया। 10 मिनट का समय के भीतर आपने लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक नजर आपके बीच में आके देख लेता हूं आपने क्या लिखा है। कंफर्टेबली कंप्लीट कीजिए, अगले 5 मिनट में हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलो रेडी हो बच्चों, आ जाऊं फटाफट, है ना? बढ़िया, बस दिखा दो एक झलक देखनी मेरे को। गुड गुड, बहुत बढ़िया। और पेन से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। गुड वन गुड वन। 2 पेज से ऊपर नहीं बच्चा, हाँ? होते जाए तो बस कॉपी दिखाते जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी अपनी बेटा लिखो, जरूरत पड़े तो मुझे भेजो। बढ़िया, बस दो। स्वॉट को ऐसे मत बनाना बेटा, डब्बा बना दे स्वॉट को। लिखा बच्चा? अच्छा लिख ले बच्चा, है ना? ये तो बोर्ड पे सामने था ना बेटा, तो उसको देख देख कर अपने को लिखना था। बस 2 पेज के ऊपर नहीं लिखना बेटा। ट्रायंगल बना दिया, स्वॉट का एक डब्बा बन जाता ना, और बढ़िया हो जाता। बहुत अच्छे, ट्रायंगल बन गया। इस बॉक्स को कंप्लीट करो, स्वॉट को बेटा। शाबाश, बढ़िया है। SWOT वहां पर बढ़िया डाल दिया ना। चलो दिखाओ भाई, बताओ भाई बदमाशों तुमने क्या करा है। अच्छा नहीं यार, छोटा लिखा है बेटा, डायग्राम मिसिंग है, डब्बे मिसिंग है ना। वो ट्रायंगल गया बेटा, ट्रायंगल ट्रायंगल बनाना बच्चा। उसकी निगाह रुकेगी वहां पर, उन आंसर्स पे रुकेगी उसकी निगाह। देख यार बेटा, वो बॉक्स वॉट वाला बना यार, है ना? उसकी निगाह रुकेगी। ये ट्रायंगल में लाइन खींच बेटा, टू बी टू डू टू गो। बढ़िया है, बढ़िया है। जितना छोटा उतना अच्छा, कोई बहुत ज्यादा बनाने। बहुत अच्छे महक, शाबाश। ट्रायंगल बॉक्सेस, है ना? मेक इट इंटरेस्टिंग। हाँ, उसको मजा आना चाहिए। अपने को अपनी कॉपी खुद देखना है कि कैसा लिखा हुआ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बढ़िया बेटा। उनको 1 2 3 4 करके वर्टिकल, क्योंकि कागज क्यों खराब करना, अपन हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। वर्टिकल लिखेंगे तो ऐसा काफी सारा स्पेस उसमें जाता है। गुड गुड गुड। ये तुम्हारा पहला आंसर है। तारीख डाल दो उसके नीचे, आज 8 नवंबर, जब बैच खत्म होगी 7th of January 2025, जब 2 महीने बैच खत्म होगी, जब आंसर उसका लिखेंगे, उस आंसर को इस आंसर से चेक करना। अपनी लैंग्वेज खुश देखिएगा, विल बी वेरी गुड। हाँ, अंडरलाइनिंग करते रहना। डबल घुचपुच नहीं करना है। जितना अगर हम काटते हैं उतना सामने वाले को अपने मन के अंदर जो कंफ्यूजन है वो पता चलता है। कोई बात नहीं, लिखना है बेटा। हाँ, बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, बंडल ऑफ टेक्निक को क्रॉस और टिक नहीं लगाना है, वो मैंने अपने समझने के लिए लगाया है, आपको क्रॉस और टिक नहीं लगाना। हाँ बच्चा, हाँ बस कोशिश करेंगे, रोज 10 मिनट में लिखना पड़ेगा। लेस ऑफ कटिंग पटिंग, जितना कटेगा पिटेगा कम, उतना इंस्टीट्यूट को क्लैरिटी दिखेगी। ठीक है, कल क्लास में थे नहीं तो अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो वेरी गुड बेटा, एटलीस्ट तुमने पहला क्वेश्चन प्रॉपरली स्टार्ट करा है। बिल्कुल अपने लिए एक अपलॉड कर लो, जैसा भी लिखा, जितना भी लिखा। ठीक है भाई, एटलीस्ट लिखा है हमने। चलो शुरुआत हो गई। वेल बिगिन इज हाफ डन। आज का एपिसोड अब यहां से आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल हम नहीं लिख पाए थे, इसलिए हमने आज इसे लिखा है। सुनो बेटा, यहां से 45 मिनट हमारे पास और है, एक आंसर और ड्राफ्ट होने वाला है। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। दोस्तों मैं आईएमपी देना शुरू कर रहा हूं। ये रहा तुम्हारे इस चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा तुम्हारे इस चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1। हर चैप्टर के 5 आईएमपी क्वेश्चन, 5 से 6 आईएमपी क्वेश्चन। आखिरी वाला चैप्टर काफी बड़ा है,
उसमें तकरीबन 8 या 10 आईएमपी क्वेश्चन आएंगे टोटल मिला के। 5 चैप्टर के अंदर 30 आईएमपी क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि आपका 75% पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसका मीनिंग समझेंगे। जैसे इसको स्कैन करोगे, इस वीडियो को स्कैन करो बेटा, मोबाइल निकालो, एक बार उसे स्कैन करो। आपकी किताब में भी है क्यूआर कोड, उसको स्कैन कर लो। आप चाहो तो इसको स्कैन कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख रहे हैं, वेरी गुड। तनेश पूर्वाल, ईमानदारी से लिखना बेटा, है ना। ऑनलाइन भी हो तो भी लिखना है। अब कितनी देर का एक वीडियो चालू हो गया है? 30 मिनट्स, है ना। तो इसमें डिटेल्ड पूरा समझ सकते हैं अपन कि ये क्या है मॉडल। अब अपन जब जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन करना है तो क्या करना है, सारे क्यूआर कोड फट 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 करे। तो जो मैं तुमको बोल रहा हूँ 25-30 क्वेश्चन, वो सब क्यूआर कोड में तुम्हारे पास आ जाएंगे, है ना। चलो अब सुनो बेटा, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव। क्या तुमने हेड एंड शोल्डर का एंटी डैंड्रफ प्रोएक्टिव शैम्पू देखा है, लगाया है? प्रोएक्टिव मतलब भाई साहब डैंड्रफ होने के बाद शैम्पू नहीं लगाना। ऐसा सर में खुजली आना शुरू, अपने को लगे डैंड्रफ आ रहा है, उसके पहले ही वो शैम्पू लगा देने का, तो वो प्रोएक्टिव शैम्पू हो जाएगा। भाई साहब मेरी बेटी बोलती पापा आई एम अ प्रो, तो मैंने कहा तेरे को प्रो का मतलब पता है, पहले बता। बोले प्रो मतलब नंबर 1। ऐसे फालतू नहीं, प्रो का कोई मीनिंग होगा, गूगल कर प्रो का मतलब क्या है। तो प्रो मतलब पहले, जो भी होने वाला है उसके पहले में कर लेती हूँ, पहले में समझ जाती हूँ, पहले का मतलब है प्रो। तो प्रो एक्टिव मतलब पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखनी पड़ती है क्या, या फिर हमको स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिएक्टिव भी बनाना पड़ता है? जवाब ये प्रश्न से मिलेगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के आओ, सोच के बताओ कि जब भी कोई हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मुझे भी कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, तो मैं पहले से सोच के रखता हूं कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मेरे साथ कुछ हो जाता है उसके बाद में स्ट्रैटेजी बनाता हूं, कि दोनों? हाय हाय, वेरी गुड। कैसे पता चला? मैं देख लिया कहीं पे क्या? अच्छा, बहुत अच्छा बोला तुमने। तो थोड़ा सा हमको पहले से सोच के रखना पड़ता है, और थोड़ा सा जब वो हो जाता है उसके बाद भी रिएक्ट करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये आंसर लिखेंगे आज अपन, आज की बैच खत्म होने के पहले। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव। अब समझते हैं, अब आंसर को जाने दो भाड़ में, अब समझते हैं। प्रोएक्टिव वर्ड का मतलब है इंटेंडेड। भाई जो पहले से ही इंटेंशन बना के रखा था वो प्रोएक्टिव हो गया। और एडेप्टिव का मतलब हो गया जब वो हो गया उसके बाद हमने रिएक्ट करा। प्रोएक्टिव मतलब, तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव मतलब जो पहले से ही इंटेंडेड था। तो हमारे लिए तो भाई साहब ये वर्ड काम का वर्ड बन गया कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज आर द इंटेंडेड स्ट्रेटेजीज, है ना। कोई लड़के ने किसी लड़की को देखा और उसको विंग करा, आंख मारी, तो ये प्रोएक्टिव था। अब लड़की ने एक उठा के थप्पड़ मारा, ये रिएक्टिव था। तो ऑब्वियस है यार, तुमको विंग करना है, लोअर लेवल के छपरे जैसी आप एक्ट कर रहे हो किसी लड़की के सामने, तो वो ऐसे ही तो करेगी। तो प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्टिवेट हो जाना, और रिएक्टिव मतलब होने के बाद कुछ करना। तो स्ट्रैटेजी में हम बोलेंगे कि स्ट्रैटेजी दोनों प्रोएक्टिव और रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब इंटेंडेड है, और रिएक्टिव का मतलब क्या आ रहा है, एडेप्टिव, सिचुएशन के साथ ढल जाना। अब सुनो बच्चों, बेस्ट पार्ट बताता हूं मैं तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो मैं भी बहुत पसंद करता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में। वो ये है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में आंसर लिखवाने के लिए बच्चों को कुछ याद करना पड़ता है, और इस वाले सब्जेक्ट में आंसर लिखने के लिए सिर्फ डायग्राम को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको ये डायग्राम ध्यान रह गया तो आप एग्जाम में आंसर लिख कर आ जाओगे। पूरा खेल इसी डायग्राम से होगा। आप डायग्राम को अच्छे से ध्यान से सुनना। प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान्ड है। मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, आप सिर्फ देखते रहना। आपके पास ऑलरेडी रेड कलर से है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। रिएक्टिव मतलब रिएक्शन देना है अनसीन इवेंट्स पर। एनवायरनमेंट में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है सर्टेनिटी, एक होता है अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीजें पहले से तय हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीजें पहले से तय नहीं है। सर्टेनिटी, जो चीजें पहले से तय हैं उनमें मैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाता हूं,
जो पहले से तय है उसको लेकर मैं पहले से तैयार हो जाता हूं। एग्जाम्पल दूंगा, ये प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज होती है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब भी मैं विंग करूंगा तो मेरे को थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि एक बार पड़ चुका है। तो ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव में उसको पता चलता है भाई साहब अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे में प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज उसको पहले से पता होता है कि मैंने इतिहास में इस चीज को देखा है, ऐसा होता है। बिल्ली को अकबर ने बीरबल को बोला, बीरबल तू बोलता है हर चीज संभव है, संभव है, चल साले एक काम कर, एक ऐसी बिल्ली लेकर आ जो बिल्ली दूध कभी ना पिए। बचपन में कहानी पढ़ी थी पर बहुत जबरदस्त कहानी थी, उसका मीनिंग समझाता हूं। तो बीरबल ने बोला कि सर मैं ले आऊंगा, तो बोले जो तू बोलेगा मैं हार जाऊंगा, जितने पैसे बोलेगा मैं दे दूंगा। तो बीरबल इतना चतरा था, उसने एक बिल्ली ली और बिल्ली को गर्म दूध का प्याला रोज पिलाने लगा। बिल्ली भूखी हुई आती, गर्म दूध देखती, चटका मारता, पीछे हट जाती, फिर जाती पीती, चटका मारता, फिर पीछे हट जाती। उसका दिमाग खराब कर दिया बिल्ली का। बिल्ली पूरी ऐसी पगला गई, ऐसा दिमाग बंद हो गया, आतामाजी सटकली हो गई। और फिर उसके बाद में राजा के पास लेके गया और राजा के सामने बोला सर आ गई बिल्ली, अफ्रीका के घने जंगलों से लाया हूं, एक ही बिल्ली पूरी यूनिवर्स में जो दूध नहीं पीती। बोले अगर दूध पिया तो, बोले मेरा सर काट देना, और अगर दूध नहीं पिया तो आपकी दौलत मेरी हो जाएगी। राजा ने बोला ठीक है कर। बिल्ली ताली बजाए, बिल्ली आई, वो तश्तरी में दूध लेकर आया। बिल्ली प्री पीरियड स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर्ड थी, बिल्ली इंटेंशन से प्रिपेयर्ड थी। बिल्ली को पता था इतिहास में उसके साथ क्या हुआ है, और जैसी बिल्ली ने वो दूध देखा, वो बिल्ली रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के मुताबिक पीछे हट गई। मतलब बिल्ली ने दूध को नहीं पिया, उसका दिमाग पूरा तैयार करके लाया था बीरबल। आया, ऐसे जो हमारे साथ जीवन में घटनाएं होती हैं उनसे हम पहले से तैयार हो जाते हैं कि लड़कियों को विंक नहीं करना है, ऐसी गंदी भाषा में बात नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। ये पर ऐसे एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, ये तो समझाने के एग्जाम्पल है, लिखने का तो कभी आएगा, मैं बताऊंगा क्या है। तो फिर ये प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटजीज भी प्रोएक्टिव होती है, पर अनसर्टेनिटी होती, कभी पता नहीं चलता यार, और कभी कभी तुरंत कुछ करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी से रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, इसमें हमको परिस्थिति से अडेप्ट होना पड़ता है। क्या करें, लड़की जा रही है, पीछे दो मनचले लड़के लग गए, रात के 9 बजे का टाइम है, अपने को लगा यार क्या करे क्या करे, तो गर्ल्स अपने बिल्कुल बैग के अंदर या पर्स में पेपर स्प्रे होना चाहिए, पेपर स्प्रे आंखों में डाला, आंख ही गई उसकी काम से। अपन सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बंदूक के पेपर स्प्रे। तो ऐसे में एडेप्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, तैयार रहना है कि कुछ भी अननोन हो जाएगा, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, अपने को एडेप्टिव रहना है और रिएक्ट करना है उस एनवायरनमेंट के चेंज को। और बिजनेस जो होता है उसमें प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज और एडेप्टिव रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और देखो बीच में वो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और सर्टेनिटी से हमको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता होता है। तो देखो बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस में स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और सर्टेनिटी से हमको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पर अब विंकिंग फिंकिंग के एग्जाम्पल तो देना नहीं है, अभी कॉर्पोरेट एग्जाम्पल बताता हूं। मुझे बताओ क्या आईटीसी ने, आईटीसी हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आईटीसी अभी मत लिखना। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी है, सिगरेट बनाती है, 80% रेवेन्यू किसी जमाने में उसका सिगरेट से ही आता था। तो ऐसी सिचुएशन में सर्टेनिटी हो गई कि सिगरेट जो है CIGARATTEE सिगरेट विल सेल। भाई वो तो दुनिया में बहुत बेवकूफ लोग हैं, वो तो पिएंगे ही पिएंगे, वो तो बिकेगी ही बिकेगी, पर हाउ मच इज अनसर्टन, कितनी बिकेगी ये दुनिया में किसी को नहीं पता, क्योंकि लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं ना। तो सर्टेनिटी है कि सिगरेट बिकेगी, पर अनसर्टेनिटी है कि नहीं पता है कि कितनी बिकेगी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आईटीसी बहुत समझदार है, देखो क्या करता है। आईटीसी ने सिगरेट का एक पूरा यूनिवर्स बना के रखा हुआ है, जैसे रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स है ना, वैसे उसने यूनिवर्स बना के रखा हुआ है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर टोबैको, तंबाकू तो है, और तंबाकू से अलग अलग सिगरेट बनाता है, वो ब्रिस्टल बनाता है, बोलो नाम पता है तुमको क्या क्या, गोल्ड फ्लेक बनाता है बॉयज, और कोई नाम पता है बेटा तुमको, गर्ल्स आपको पता है कि बेटा, नहीं गर्ल्स हमारी शरीफ है, वो सिगरेट नहीं वो बीड़ी पीती है बेटा। तो ऐसे में ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है,
परंतु आईटीसी को ये भी पता है हाउ मच कितनी बिकेगी ये नहीं पता। आईटीसी बहुत चतुरा है, आईटीसी ने वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स को खरीद के रखा हुआ है, आईटीसी ने स्टेशनरी का बिजनेस भी करा हुआ है, आईटीसी ने इसके अलावा एफएमसीजी करा हुआ है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो खाने पीने की चीजें हैं। तो आईटीसी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, मल्टीपल बिजनेस के अंदर आईटीसी आता है। तो इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। और ये वाले बिजनेस को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बोलो, क्या यहां तक आप सहमत हो? ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और ये कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो अब आपकी किताब में जहां ये बना हुआ है वहां ये डायग्राम बना लो, आंसर तैयार। इसी के आसपास आंसर लिखना है। तो देख, अपन ने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद लिखा था डायग्राम लिखना है, फिर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर बेनिफिट्स या लिमिटेशन लिखना है, आखिरी में एग्जाम्पल लिखना है। अपना तो 5 नंबर का आंसर तैयार हो गया ना यार, सेट। दैट्स ऑल। देखो, बन गया भाई कॉन्सेंट्रिक, बन गया भाई कॉन्ग्लोमरेट। अब ये तुम लिखो, फिर उसके बाद एक चीज और बताता हूं। आ रहा बेटा समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है? हाँ, टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, अभी एक फेल की कॉपी दिखाता हूं बेटा। लिखना बच्चों, हाँ सिर्फ डायग्राम डायग्राम लिखना। लिखा बच्चों? सर ऐसे लिखो? हाँ ऐसे लिखना है, डायग्राम बना के। हटाओ स्क्रीन, हटाओ बेटा, किसी को रोकना है तो बोलो। 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे वो तुम यूज कर लेना। स्क्रीन को ऊपर उठाओ। चलो अब ये देखो बेटा, अब ये वाला डायग्राम बच्चा है नए वाले मॉड्यूल। लिख लिया? किसी को वापस पीछे जाना है तो बताओ, हाथ ऊपर करो। बच्चों ये वाला डायग्राम एग्जाम में इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि अभी लेटेस्ट मॉड्यूल में ये वाला डायग्राम है, और वो वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा था जो ओल्ड मॉड्यूल में था। तो तुम ऊपर जाके उस वाले डायग्राम पे लिखो ओल्ड मॉड्यूल, और इस वाले पे लिखो न्यू मॉड्यूल। ठीक है? ओल्ड मॉड्यूल में कौन सा था? वो जो अपन ने देखा वो। और न्यू मॉड्यूल में कौन सा बेटा? ये जो अब मैं दिखा रहा हूं ये। अब सेम है, इसमें बस एक उन्होंने एडिशन करा है, वो अपन देखते हैं क्या है। देखो, कंपनी स्ट्रेटजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये बात बराबर बोली। कंपनी की एक्सपीरियंसेस, नो हाउ, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंपटीशन, कैपेबिलिटी। जबकि वहां कितना बढ़िया था, उधर जो सर्टेनिटी था उसमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट था, और बिजनेस जो है जिसमें दोनों स्ट्रेटजीज का इफेक्ट आता है उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस था। यहाँ खिचड़ी बना दी। पर क्या करें, इसमें एक एलिमेंट और डाला है बेटा, ये देखो, एबेंडेंट स्ट्रेटजी। एबेंडेंट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजीज होती है जो पुरानी स्ट्रेटजी जिन्हें अब हम छोड़ चुके हैं। तो ये एक नया एलिमेंट है बेटा। तो यहाँ पर ये एबेंडेंट स्ट्रेटजी जो लिखा हुआ है ना, इसके साथ में हमको कुछ लिखना चाहिए कि आखिरकार एबेंडेंट स्ट्रेटजीज होती क्या है। तो लिखो, एबेंडेंट स्ट्रेटजी के साथ में दो स्ट्रेटजीज विच वर यूज्ड अर्लियर एंड आर नॉट यूज्ड नाउ, क्योंकि स्ट्रेटजी भूलनी भी पड़ती है। दो स्ट्रेटजीज विच वर those strategies which were used earlier but are not used now. Those strategies which were used earlier but are not used now. वो strategy जो पहले यूज की जाती थी
परंतु अब यूज नहीं होती है। बोलो मंजूर है बेटा? ठीक है भाई, जो पहले यूज होती थी पर अब यूज नहीं होती है। ठीक है जी, पहले यूज होती थी अब यूज नहीं होती है। अब इन्होंने देखो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में डाला न्यू इनिशिएटिव, ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी एलिमेंट, कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। मेरे को ये वर्ड अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। भाई जो पुराने पीरियड से कंटिन्यू होकर आ रही है वो बोल रहे हैं हम प्रीवियस पीरियड, कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, है ना। और यहां पर एडेप्टिव रिएक्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। पर अपन ने वहां से कौन से दो वर्ड बताए थे, बताओ बेटा? प्रोएक्टिव में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, बताओ क्या लिखा हुआ था? इंटेंडेड। प्रोएक्टिव में इंटेंडेड, तो अपन तो यहां पर वो वर्ड अपने हाथ से लिखो, इंटेंडेड तो लिखना ही चाहिए। और बताओ रिएक्टिव में कौन सा वर्ड था, बताओ? एडेप्टिव, है ना, एडेप्ट हो जाना, सिचुएशन के साथ ढल जाना, तो ये क्या वर्ड आ जाएगा जी? एडेप्टिव। बहुत अच्छे। और फिर देखो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंपनी एक्चुअल स्ट्रेटेजी है, पर ये डायग्राम में उतना मजा नहीं है जितना मजा वो वाले डायग्राम में था, है ना। वो क्लियर डायग्राम था, नए मॉड्यूल में उन्होंने चेंज करने के हिसाब से कर दिया, पर मजा नहीं है। सर हमको क्या ड्रॉ करना है? दोनों बना देना। सर एक ही बनाना है तो फिर ऊपर वाला बना दे, वो ज्यादा एक्यूरेट है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, अब देखते रहो बेटा। हाँ अब रेड से आ गया, अरे भाई साहब रेड से आया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ रेड से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वायलेट से आ रहा है मतलब वो या कोई केस है, तो ठीक है साहब। प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब ये हुआ कि प्रोएक्टिव एक्शंस जो है वो मैनेजर इसलिए करते हैं ताकि वो कंपनी की मार्केट पोजीशन और परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। पहले से तो तैयार होकर चलना पड़ता है बेटा, है ना। जंगल में भी अपन जाएं तो सब हथियार वथियार लेके उतरने का, तो प्रोएक्टिव तो रहना ही पड़ता है। और जब वहां पर अपने ऊपर कोई हमला हो जाए जानवर का तो फिर रिएक्टिव है, फिर उससे लड़ेंगे, तब का तब देखेंगे, पर प्रोएक्टिव तो होना ही पड़ता है ना। वैक्सीन लगा हुआ है, देखो अपने बाजू पे देखो वैक्सीन लगा हुआ है। अपन सबको कोरोना भी लगा हुआ है, कोरोना का वैक्सीन भी लगा हुआ है ना, कोविशील्ड। तो अब ये जो वैक्सीन लगा हुआ है ये प्रोएक्टिव है, परंतु जब बीमार पड़ते हैं तो गोली दवाई भी तो खानी पड़ती है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं सर्दी जुकाम हो गया, मेरे को तो कोरोना नहीं हो सकता था, सर्दी जुकाम ही है कोरोना आज की तारीख में, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई पर वैक्सीन लगा था, उससे अपने को ज्यादा सर्दी जुकाम नहीं हुआ, परंतु गोली भी खाई, रिएक्टिव और एडेप्टिव गोली हो गई। और जो कोरोना के लिए वैक्सीन लगाया वो प्रोएक्टिव और इंटेंडेड हो गया। समझ गए? बढ़िया। रिएक्शंस अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट होते हैं। प्रोएक्टिव कंपनी में मार्केट की पोजीशन को ठीक करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ठीक करते हैं। और अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, जो हमने सोचे भी नहीं है वो डेवलपमेंट हो जाए और कोई नई मार्केट कंडीशन डेवलप हो जाए, उसमें रिएक्शन देते हैं। बोलो मंजूर? अगर ये वर्ड लिखो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिखो प्रोएक्टिव, तो प्रो में ये लिखना है, और रिएक्टिव में ये लिखना है। प्रो के अंदर ये लिखो, रिएक्टिव में ये लिखो। पूरा मत याद करो। प्रोएक्टिव जो है वो कंपनी में मार्केट की पोजीशन और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लिए जाते हैं, और रिएक्टिव जो होता है वो अनएंटिसिपेटेड। अगर वर्ड कठिन लग रहा है तो अननोन ले लो, अननोन या अनएंटिसिपेटेड मतलब जो पहले से पता ना हो वो, और फ्रेश मार्केट कंडीशन के लिए बनाए जाते हैं। बराबर बेटा? अब एक बढ़िया फ्रेश एग्जांपल और ले लो, फिर इसको मैं बादल में समेट दूंगा क्वेश्चन को। प्रोएक्टिव का एग्जांपल दो सर। क्या तुमने यूपीआई का नाम सुना हुआ है? क्या किसी को यूपीआई का मतलब पता है? हाँ बोलो, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलो हमने लिखा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बच्चों तुमको जानकर अच्छा लगेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2006 में लॉन्च हो गया था। कहां पर? लॉन्च्ड इन 2006 ऑन प्ले स्टोर। कहां पर लॉन्च हो गया भाई? लॉन्च्ड इन 2006 ऑन प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे लॉन्च हो गया था ये। और एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, अभी भी बेटा आप अगर जाके चाहो तो उसके लेटेस्ट वर्जन्स
रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, रेगुलरली अपडेटेड ऑन प्ले स्टोर। यूपीआई 2006 में लॉन्च कर दिया था, आज हम 2024 में। क्या प्रोएक्टिव मेजर था भाई साहब, 2006 2024, 18 साल पहले। और लेटेस्ट वर्जन रेगुलरली अपडेटेड, रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं लेटेस्ट वर्जन। कहां पर? ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, इवन टुडे। मतलब अब रिएक्टिव हो गया है, एडेप्टिव हो गया है, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक नए नए उसके जो अपन कितना होता है। एप्पल फोन लिया तो iOS 18 बोले आपका अपडेट मांग रहा है, आपकी वॉच अपडेट मांगती है, आपके लैपटॉप्स अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स मांगते हैं। तो ये सब रिएक्टिव है ना बेटा, और प्रोएक्टिव है, उन्होंने समय से पहले लॉन्च कर दिया था। आ रहा है बेटा, तीनों गर्ल्स को आ रहा है पीछे समझ में बच्चों? श्योर? हाँ ठीक है, अभी आंसर लिखना है, मैं आ रहा हूं देखने के लिए। अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क आ गया। तो देखो भाई साहब, कंक्लूजन का अलग मजा होता है, कंक्लूजन के नंबर मिलते हैं। ये देखो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ये हमारा कंक्लूजन है। फिर अपन बादल बनाएंगे। सर बोलो क्या है कंक्लूजन? उसने पूछा था कि बताइए प्रोएक्टिव होता है कि रिएक्टिव होता है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई साहब, ना तो प्रोएक्टिव होता है और ना तो रिएक्टिव होता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी होती है वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन होती है। देखो सेंटेंस पढ़ो बेटा। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी दस इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर प्रोएक्टिव, जिसका वर्ड इंटेंडेड भूलना नहीं, और रिएक्टिव जिसका वर्ड इंटेंडेड एडेप्टिव है ना। नीचे एक और एग्जांपल दिया, तीसरा एग्जांपल आ गया। बाबा रे बाबा, हमको तो सिगरेट वाला एग्जांपल ही अच्छा लग रहा था, फिर यूपीआई भी सर ने दे दिया। ज्यादा एग्जांपल नहीं देना, कंफ्यूजन होता है। और नीचे का एग्जांपल एक दिया है कि भाई साहब पेप्सी ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि एरेटेड ड्रिंक्स बाजार में नहीं चलेंगे, इसलिए उन्होंने ट्रॉपिकाना फ्रेश जूस लॉन्च कर दिया। ये तीसरा एग्जांपल है। क्या कर दिया उन्होंने? पेप्सी ने ट्रॉपिकाना फ्रेश जूस। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो। For example, a trend towards the natural food may present opportunity for juices for the firm producing aerated drinks. तो मैं इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर देता हूं। ये जो आखिरी पैराग्राफ में लिखा है ना, तो हम इसको बोल देते हैं कि पेप्सी ने लॉन्च करा। क्या लॉन्च करा बेटा? बिल्कुल किताब में लिखते चले जाना बच्चों। पेप्सी ने लॉन्च करा। पेप्सी ने क्या लॉन्च करा है? पेप्सी ने लॉन्च करा है ट्रॉपिकाना। ट्रॉपिकाना फ्रेश जूस का नाम सुना है बेटा? ट्रॉपिकाना मंजूर है। और आखिरी में इसके लिए इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी बना के नीचे लिखी है। हम केस स्टडी को पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया? जैसे केस लॉस बनते हैं वैसा क्या बन गया? केस स्टडी बन गई। बोलो साहब क्या केस स्टडी? पढ़ो बच्चा, फिर घबराना नहीं कि पूरा समझाने के बाद में सर रायता फैल गया। अभी बादल बना के सब समेट दूंगा बादल के अंदर। देखो, अ केचप ब्रांड मार्केटिंग हेल्दियर केचप विद लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव। एक केचप का ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है भाई? नाम नहीं दिख रहा है, हीन्स है शायद। तो वो शुगर कम है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे by letting parents feel safe about their kids consuming ketchup। बच्चा हर बात पे केचप खाता है यार, फ्रेंच फ्राइज के साथ केचप, ब्रेड के साथ केचप, रोटी के साथ केचप। केचप टेस्टी होता है और बच्चे के टेस्ट बस डेवलप नहीं होते तब तक, तो उसको बहुत ऐसा मजा आता है, लपलपाती है जबान। कैन दिस बी कॉल्ड ए स्ट्रैटेजी? क्या ये स्ट्रैटेजी है? क्या ये स्ट्रैटेजी है? एक केचप बनाने वाले ने लेस शुगर, शक्कर कम, प्रिजर्वेटिव कम, ताकि ज्यादा कस्टमर आए, ताकि पेरेंट्स जो है वो फील करें कि उनका किड जो है वो सेफ है, ऐसा केचप बनाया। तो क्या ये स्ट्रेटजी है? जवाब आता है यस। अब पढ़ो। इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी टू फाइट कंपटीशन विद अ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बदलते एनवायरनमेंट के साथ में फाइट करने की बिजनेस स्ट्रेटजी है बेटा ये। पीपल बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। मतलब उन्होंने ये कंपटीशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ लॉन्च करने के लिए अपने केचप में BCA ऐड कर दिया। क्या है ये? लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव।
बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो क्रिएट करना पड़ता है भाई, तो लेस शुगर और ये को क्या लिख दिया, BCA। पर इसका प्रोएक्टिव रिएक्टिव से कोई लेना देना नहीं था, ये तो एक स्ट्रैटेजी है कि नहीं है इसकी बात चल रही थी। बोलो मंजूर है? क्या बेटा समेट दें आंसर को अब अपन अपने साथ में? चलो अब देख कर आओ पॉइंट्स कहां से बन रहे हैं। क्या सबसे पहले डायग्राम बनेगा बेटा, डायग्राम के अंदर फिर सेकंड पॉइंट डिस्क्रिप्शन आएगा, हेड देखना 5 नंबर का, फिर एक नया वाला डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लेना, इसमें एबेंडेंट स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट है, क्योंकि ये डायग्राम में एबेंडेंट वर्ड आ जाएगा, तो अगर 2 बनाने तो 2 डायग्राम बना दो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो दोनों बनाएंगे अपन। और फिर उसके बाद में यहां पर एक एग्जाम्पल डाल देंगे यूपीआई का या फिर सिगरेट का, जो अपन ने कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमेरेट करा, और फिर कंक्लूजन देंगे और अपना काम हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, बादल बनाना शुरू करो। 5 मिनट में बादल बनाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट में आंसर लिखना है, ठीक है? लिखो प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, मतलब इज द कंपनी स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होती है या फिर रिएक्टिव होती है। हम स्टार्ट ले रहे हैं बच्चों, स्टार्ट में आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे भाई? मैं तो प्रोएक्टिव लिखकर उसके ब्रैकेट में जो इंटेंडेड लिखा है इसको समझाऊंगा, और फिर रिएक्टिव लिखकर जो इसके ब्रैकेट में एडेप्टिव है ये समझाऊंगा। मेरे को तो नंबर चाहिए भाई साहब, 1 नंबर यहां से छीन लूंगा मैं, 2। फिर उसके बाद में मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम दोनों बनाऊंगा, ओल्ड वाला भी बनाऊंगा न्यू भी बनाऊंगा। ओल्ड वाला डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, ठीक है बच्चा? यहां पर मैं बनाऊंगा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आती है सर्टेनिटी, एनवायरमेंट में ही आती है अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी से बनती है प्रोएक्टिव, अनसर्टेनिटी से बनती है रिएक्टिव। और जो बिजनेस होता है उसको प्रोएक्टिव रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन मिलता है, और ये बनती है कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेटेजी। नया डायग्राम बनाते समय एक ऐसा डब्बा यहां बनाया, इसको हमने लिख दिया बिजनेस। बिजनेस में ऐसे ट्रायंगल था ना बेटा, चेक करो डब्बे थे, उसी डायग्राम को बना रहे हैं बिजनेस में। अब प्रोएक्टिव भी बनता है रिएक्टिव भी बनता है, प्रो रिएक्टिव, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनती है। इसको ऐसा करके ट्रायंगल बना दिया, ये एक्चुअल स्ट्रेटेजी बनती है। और एक एबेंडेंट स्ट्रेटेजी भी होती है जो तुमने छोड़ दी। नंबर कैसे निकलेंगे एसएम में बेटा, वो देखते रहना, रोज मजेदार भी असरदार भी कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है भाई अपने को। अब एबेंडेंट स्ट्रेटेजी बनेगी, और आगे बढ़ जाओ साहब। फिर उसके बाद तीसरे पर क्या आ गया? डायग्राम हो गया बच्चा, इंट्रोडक्शन हो गया। अब डिस्क्रिप्शन दो साहब। डायग्राम में ज्यादा नहीं समझाना बेटा, डिस्क्रिप्शन में ही तो समझाना है जो डायग्राम में ऊपर लिखा है, एज शोन इन द अबव डायग्राम। चौथा और क्या करना है साहब? फिर एक एग्जाम्पल, ठीक है जी। एग्जाम्पल कौन सा लेना चाहते हो? प्रो और रिएक्टिव में एक ले लो भाई, आईटीसी की सिगरेट, वो तो बिकेगी, और अदर बिजनेस। सिगरेट जो है वो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, अदर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है।
या तो यूपीआई 2006 में जो आया, अब यूपीआई के नए वर्जन्स, न्यू वर्जन्स प्ले स्टोर से देख लो। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव के डायग्राम एग्जाम्पल। और पांचवा भाई साहब कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है। कंक्लूजन में हम बोलेंगे कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव। ले बेटा 5 हेड में तेरा काम हो गया। कैसे नंबर देगा वो मैं बताता हूं। यहां पर आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर रखा होगा उसने। यहां पर 1 नंबर तो नहीं, 1.5 देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का इंस्टीट्यूट 1.5 नंबर रखेगा। 1.5 3, 3 और आधा 3.5, 3.5 एग्जाम्पल आधा नंबर। और फाइनली कंक्लूजन। ऐसा मत समझना कंक्लूजन में 1 लाइन लिखनी 1 नंबर का क्या है, वही तो आंसर है। इज द बिजनेस, इज द स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, तो आंसर तो वही। आप अपनी गलती होती है अपन स्टार्टिंग में लिख देते एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव। अरे भाई धीरे धीरे माहौल जमा यार, और फिर आखिरी में बताओ उसको कि इस कारण से वो प्रोएक्टिव रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन है। तो एक फ्लो बेटा फॉलो करना पड़ेगा ना, वो फ्लो अपने को पता चल गया। इंट्रोडक्शन, डायग्राम, डायग्राम में पुराने नए दोनों, डिस्क्रिप्शन, वही डायग्राम को समझाना है। इसे डायग्राम में बहुत छोटा छोटा लिखना है, पूरा नहीं लिखना। जैसा ओरिजिनल मॉड्यूल में बना हुआ है ना, उन्होंने तो मॉड्यूल के अंदर डब्बे में भी पूरा डिस्क्राइब कर दिया, वो नहीं करेंगे बाबा। अपने यूएसपी खराब होते हैं, अपनी स्टाइल बिगड़ती है, फिर डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तबीयत से समझाएंगे, जो ऊपर लिखा है वही देख देख के नीचे बताएंगे। एग्जाम्पल को छोटा सा आधे नंबर का, और कंक्लूजन में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। बोलो 1.5 और 1.5 3 और आधा 3.5 और आधा 4 और 1 5। डन। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 पर आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1। याद करो हम मैथ स्टैट्स एलआर में भी क्वेश्चन करते थे, फिर मैं आखिरी में जाके बोलता था बेटा आप आईएमपी बोल रहा हूँ लिखते जाओ, या आईएमपी 1 या आईएमपी 2 या आईएमपी 3 या आईएमपी 4 आईएमपी 5। तुमने कॉपी पढ़ी है, तुमने पेपर दिया है, तुमने देखा है पेपर वैसा का वैसा आता है, जो अपन ने आईएमपी लिखा है सब प्रूवन है बेटा, है ना। बुढ़े हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते यार, अब ये काम भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए अच्छे से, तो क्या मतलब हुआ। चलो अब लिखना पड़ेगा। 3:48 है, 12 मिनट है आपके पास में, 10 मिनट में हम इसे समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बनाओ। अब ये आंसर पहले से बेहतर होना चाहिए। अब कोशिश करना है क्लास में जब मैं समझा रहा हूं तो मुझे सुन भी रहे, सामने नोट्स रखें वो भी देख रहे हैं, क्योंकि हर क्लास के बाद में आखिरी में तो आंसर लिखना पड़ता है। अब बनाओ क्वेश्चन। इज द स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? इज द स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? इज द स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? फेलियर की कॉपी 2 मिनट दिखा दूं आपको, है ना, 2 मिनट बस, ज्यादा टाइम नहीं लेते। अभी दिख जाए सामने सामने तो दिखा देता हूं। देख बेटा 2 मिनट देख, नाम नहीं मिलेगा वो बच्ची का। 15 नवंबर 2023 की कॉपी, ये कॉपी है। पेपर कोड को भी डार्क करना है, फिर उसके बाद में ये दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव है, ये उनके पास चला जाएगा, ठीक है। ये देख गोले 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 मारे, ये ऑब्जेक्टिव है। 30 इसलिए क्योंकि 15 एफएम है और 15 एसएम है, पेपर ऐसा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रही कॉपी, कैसे नंबर देते हैं देखो, इस तरह से कॉपी चेक होती है। ये देखिए इसने अपने को कॉपी में मार्क करना पड़ता है, हमने 6वां 7वां 8वां 10वां 4 क्वेश्चन करे, है ना। 35 नंबर थे, उसमें से 14.5 आए, तो ये बच्ची नहीं पास हो पाई थी, क्योंकि उधर भी उतने नंबर नहीं मिले थे उसको अपने अपने ऑब्जेक्टिव में। और फिर हमने बैठ के एनालिसिस करा था, फिर मैंने उससे बोला था बेटा कॉपी दे दे, मैं दिखाऊंगा तो बच्चों को काम आएगा। आप कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे कॉपी देखकर, इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है।
पर इसका कोई रोल नहीं रहता है, ये बताना चाह रहा हूं। फिर 82 मार्क्स जिसके सीए फाउंडेशन में इस बार आए, कुणाल गोस्वामी, उसकी कॉपी अभी अप्लाई करिए, 15 दिन लगेंगे, आएगी तो दिखाऊंगा। जिसकी हैंडराइटिंग बस रीडेबल है, सुंदर उंदर नहीं है, पर उसके लॉ में हाईएस्ट है 82। फिर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ नंबर मिलते हैं, कहाँ कटते हैं। ये दिखा, दिशा इज अपॉइंटेड एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। टिक मारते हैं, इतने बदमाश है, बस ग्रीन कलर का टिक मारते हैं कि भाई साहब ये सही लिखा है, और मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन सही लिखा है। मैंने खुद ये पॉइंट्स देखे, अपनी किताब के पॉइंट्स के साथ मैच करे, सब सही है। फिर देख, उसको 3 नंबर दे दिए, क्यों दिए ये सब नहीं बताता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता इंस्टीट्यूट की 3 क्यों दिए, बस 3 दे दिए 5 में से। ठीक है, उसका रूल है, 5 में से 3 से ज्यादा देना ही नहीं है। ये तो मोस्ट सुंदर कॉपी है, पूरी कॉपी में एक जगह बस कट लिखा हुआ दिखेगा, तो 3 नंबर दिए है ना। फिर 8A में आ गया, 8A स्टेप दिख रहा है, ये लिखा है स्टेप 1, ऐसा स्टेंसिल होती है, ऐसा ठप्पा लगता है, हाथ से कुछ नहीं लिखा जाता है। फिर ये 8A में 3, तुम्हारी कॉपी भी हम चेक करेंगे, देंगे तुमको। फिर ये अगला क्वेश्चन शुरू हुआ, मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इधर उसने एक्सप्लेन नहीं करा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नंबर के मुताबिक समझाया नहीं, तो एक एक नंबर दे दिए। टोटल जोड़ दिया, 8 में से कितने नंबर उसको मिले, 8वें क्वेश्चन के कितने मिले। फिर बताऊंगा फेल क्यों है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट समझाया बराबर है। बार्गेनिंग पावर मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है, तुमने लिखा है सही है, लिखा है सही है, पढ़ते भी कि नहीं पढ़ते भगवान जाने, बस 3.5 नंबर दे दिए, जो कि फिर बढ़िया है। 5 में से 3.5 इज नॉट बैड, दे दिया। अभी तक लग रहा है टॉपर की कॉपी है, डबल लाइन करा हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2 प्रॉपर, जहां स्टेप्स होती वाली की, स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, आधे आधे नंबर दे दिए, टोटल 4 हो गया। टोटल बन गया भाई 7वें क्वेश्चन का 4। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, 1.5 नंबर दे दिए, कहीं कुछ कटा पिटा नहीं है, कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सर क्यों फेल हुई समझ नहीं आ रहा है, 1.5 और 2.5 जोड़ के 4 नंबर फिर आ गए, परफेक्ट। छठे क्वेश्चन पर आ गए, एक जगह बस क्रॉस लगाए, पूरी कॉपी में घचपच दूसरी तीसरी लाइन में है, आधा नंबर दिया है, टू द पॉइंट नहीं लिखा, कितना भी सुंदर लिखा मतलब नहीं, टोटल 2.5 नंबर हो गए, फेल। क्यों? आधा पेपर अटेंड किया। क्यों? हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखने में शायद तो पेपर छूट गया होगा। जब इतने सब अच्छे आंसर लिख सकती है तो बाकी के भी आंसर्स अच्छे लिखने चाहिए होंगे, पर शायद हैंडराइटिंग में फोकस होगा तो पेपर छूट गया, आधा पेपर अटेंड करा तो फेल। नहीं तो 35 में से 14.5 का डबल आना चाहिए। जब 4 नंबर 3.5 नंबर ऐसे मिल रहे हैं 5 में से, तो शी शुड हैव स्कोर्ड 29 आउट ऑफ 35। गलती नंबर 1, पूरा पेपर अटेंड करना है। गलती नंबर 2, हैंडराइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट शुड ओनली बी रीडेबल, और टू द पॉइंट अपने को आंसर्स लिखने। आया बेटा? चलो एकदम फैक्ट और डेटा पे बात करेंगे। एक बात जो बोलूं बहुत ध्यान से सुनना समझना बच्चों, अपन बहुत अच्छा करेंगे। मैं मानता हूं सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरा एसएम, उन्होंने नंबर भी रखा है 6B, छठे चैप्टर का आखिरी सब्जेक्ट 50 नंबर का। पर 50 नंबर का पेपर अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी सब पेपर्स में लिखना कैसे वो बहुत काम आ जाएगा। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटा, फटाफट 10 मिनट का समय। अब ये आंसर पिछले से बेहतर है हमारा ना, खुद देखना। आज हमारा दूसरा तीसरा दिन है, अब भरोसा रखना 2 महीने में क्या चेंज आएगा, यू विल सी फॉर योरसेल्फ। पर क्लास ईमानदारी से अटेंड करना है। एक भी दिन का लेक्चर छूटा, 1-2 क्वेश्चन डेली गए, अगर एक दिन भी छूटा तो लिखना बेटा, इंट्रोडक्शन लिख। आप टाइटल दोगी तो अच्छा लगेगा, उसको समझ में आएगा क्या लिख रही हो, है ना। इंट्रोडक्शन, डायग्राम, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। इसमें बेनिफिट और एनालिसिस नहीं था, इसलिए रोज लगेगा कुछ कंक्रीट करा हमने क्लास में।
सर अब क्या करना है, वो इंट्रोडक्शन को बेटा सेंटेंस बनाना है प्रोएक्टिव रिएक्टिव का। सर थोड़ा बोलोगे? हाँ बस थोड़ा ही बोलूंगा, पर प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर द इंटेंडेड स्ट्रेटजीज, और थोड़ा बहुत और कुछ लिखना चाहे देख ले किताब में, विच आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ऐसा कुछ लिख ले। और नहीं लिख पाए सेटिस्फैक्ट्री तो घर जाके लिखना है बच्चों, हाँ, पर कोशिश करना है, घर जाके टाइम नहीं हमारे पास, दूसरे सब्जेक्ट बहुत है तो हम क्लास में ही करेंगे। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज आर द एडेप्टिव स्ट्रेटजीज विच आर रिएक्शन टू द सर्कमस्टेंसेस। ऐसा कोई वर्ड या इससे मिलता जुलता जो आपको दिख रहा है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बुक जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा बेटा। डायग्राम बहुत प्यारा सा डायग्राम है, देख, 3 डब्बे 3 डब्बे 1 डब्बा, 7 डब्बों का डायग्राम है, याद हो गया। एनवायरमेंट में कुछ और लिखना है। एनवायरमेंट में 2 तरह के, एक जो सर्टन है और एक जो अनसर्टन है। सर्टनिटी में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं। सर्टिनिटी जिसके बारे में हमको सब अच्छे से पता है, उसमें अपॉर्चुनिटी थ्रेट होती है, और बिजनेस के अंदर तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सर्टिनिटी से, हाँ बेटा बोल, ऐसा दोनों लिख देना, और फिर अपन ने फर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद बोलेंगे इट कैन ऑल्सो बी शोन एज दिस। ओल्ड मॉड्यूल न्यू मॉड्यूल तो लिख नहीं पाएंगे, है ना सुस्ती, तो अपन लिख देंगे बेटा इट कैन ऑल्सो बी शोन एज दिस, इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एज दिस, पहला बनाने के बाद, है ना। फिर प्रोएक्टिव में कुछ नहीं लिखना है अपने को, तो अपन अपना तो सब असली पत्ते बचा के रखे अपन ने डिस्क्रिप्शन के लिए। तो प्रोएक्टिव लिखेंगे, रिएक्टिव लिखेंगे, बिजनेस लिखेंगे, और फिर एक्चुअल स्ट्रेटेजी लिखेंगे, और तेज लिखेंगे। हमको पूरा पेपर अटेंड करना है। अभी जो 35 में से 14.5 देखा, उसने आधा पेपर अटेंड करा था। हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए बस। बिजनेस, आप फिर उसको ऐसा सेकेंड डायग्राम का बेस बना देंगे। दिस डायग्राम कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब बिजनेस से चिपका के 2 डब्बे, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से एरो बन के एक ट्राइंगल, एक्चुअल स्ट्रेटेजी। और एबेंडेंट को जरा खूबसूरत कर देना, थोड़ा ब्लैक पेन से और कैपिटल से कर देना, उसको अट्रैक्ट करना है हमको, अट्रैक्ट, तो उसको हम अट्रैक्ट करेंगे एबेंडेंट स्ट्रेटेजीज को कैपिटल में लिख के, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा अपन को जलवे दिखाने ना यार, इतना पढ़ के आए अपन, तो जलवे तो दिखाएंगे अपन एबेंडेंट के। अब डिस्क्रिप्शन पे आना, वो धीरे धीरे हाथ एकदम तेज चलना शुरू होगा और बढ़िया बनेगा। और पक्का थ्योरी में तुमको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। ईश्वर न करे पहले अगर थ्योरी कमजोर लगती थी तो सौरभ सर ने क्लास में बेहतरीन पढ़ाया, तुमने बेहतरीन पढ़ा, राधिका मैम ने भी क्लास के अंदर आकर तुमको राइटिंग प्रैक्टिस कराई, पर शायद इतने बारीकी से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई जितने कि सौरभ सर स्वयं क्लास में खड़े रहते और तुम लिखते तो वो और पकड़ते। तो अब जो गलती वहां करी वो यहां नहीं करेंगे इंटर में, अब प्रेरक सर ही खड़े रहेंगे सामने, तो हाथों हाथ पूछना भी है, देखना भी है। और हाथ ऊपर करके बुलाना भी है, सर आ जाओ, मेरा आंसर हो गया, सर मदद करो, मेरे से लिखते नहीं बन रहा है, सर देख लो लैंग्वेज सही है कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चों करते रहना है, हाँ रुकना नहीं। डिस्क्रिप्शन में अब क्या लिखेंगे, अब डायग्राम को समझाते जा,
और कोशिश करना है कि कल से जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तो उतनी देर में फट 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 रीडिंग भी लगानी है, या जब हम आंसर बोल रहे हैं तब रीडिंग लगानी है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ये दूंगा, तब तक आप वो भी काम करते रहो। डिस्क्रिप्शन में क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सेज, वन इज सर्टेनिटी, अदर इज अनसर्टेनिटी। Certainty results in proactive strategies, which are previous period strategies. They are intended strategies. Intended के साथ में 2 मिनट स्क्रीन पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रीवियस पीरियड, ये एक वर्ड आने दो। एडेप्टिव के नीचे देखो एक क्या वर्ड लिख रहा हूं, रिएक्टिव। तो प्रीवियस पीरियड और एडेप्टिव के साथ में रिएक्टिव। चले भाई, अब आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल में आ जाओ। अच्छा, फिर अब अबेंडेंट में आओ। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, एक्चुअल। शॉर्ट मेरे पास जगह नहीं इसलिए प्रो लिखा है, आप प्रोएक्टिव लिखेंगे। जगह नहीं है तो रिएक्टिव पूरा लिखेंगे। एक्चुअल स्ट्रेटेजी। अब अबेंडेंट, सामने अपना डायग्राम भी खुला रखेंगे और अबेंडेंट स्ट्रेटेजीज को अच्छा हाईलाइट करेंगे। दीज आर दो स्ट्रेटेजीज विच वर यूज प्रीवियसली बट हैव बिकम रिडंडेंट नाउ डेज। रिडंडेंट मतलब यूजलेस। ये वो स्ट्रेटेजी है जो पहले उपयोग की जाती थी पर आजकल गैर प्रासंगिक हो गई हैं। जरा ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई। These are those strategies which were used in the previous period but are not very relevant nowadays. कोई भी अपनी भाषा, but now not relevant nowadays. ठीक है भाई, अब डिस्क्रिप्शन से बाहर निकलने का समय आ चुका है। स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ेगी, पेपर छूटेगा। आता होगा सब, ढेर एग्जाम्पल होंगे, ढेर कंटेंट होगा, कुछ भी भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। इतनी बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। पर अगर रफ्तार नहीं हुई तो अभी जो कॉपी दिखाई है वही अपनी कॉपी बन जाएगी। 35 में से 14.5। एग्जाम्पल ऐसा नहीं चित्र बना के लिखना जैसा मैंने लिखा है। दोनों एग्जाम्पल नहीं लिखना, सिर्फ एक एग्जाम्पल। आईटीसी यूजेस प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बोथ। अच्छा, आईटीसी मेरा एग्जाम्पल है और यूपीआई मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, तो बेटर है यूपीआई का एग्जाम्पल लिखें। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस adopted a proactive strategy by launching it in 2006 but follows a reactive strategy also by updating its latest versions regularly on Play Store। अपनी भाषा में 2006 में यूपीआई ने प्ले स्टोर पर अपना पहला वर्जन लॉन्च करा, परंतु आज भी परिस्थितियों के अनुसार नए बदलाव करके नए वर्जन्स लॉन्च हो रहे हैं। मॉड्यूल का एग्जांपल वेरी एक्यूरेट। आई वुड प्रिफर मॉड्यूल एग्जांपल ओवर माय एग्जांपल, है ना। कंक्लूजन आ चुका है। कंक्लूजन नाम दिया जाएगा। फाइनली वी कैन से दैट, अंततः हम कह सकते हैं कि an actual strategy is a combination of both proactive and reactive strategy। एक्चुअल स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन होती है। बोलो बच्चों, मैं एक राउंड और मार रहा हूं आपके बीच में। कुछ तो देखना है ना, क्योंकि रोज देखूंगा बेटा। यू कैन नॉट से कि सर मैं नहीं लिख पाया हूं। हाँ प्लीज बेटा, थोड़ा सा होगा, धीरे धीरे होगा। शुरुआत में बहुत ऐसे स्टार्टिंग ब्लॉकेजेस आते हैं। हाँ, घबराना नहीं, घर जाके लिखना है। आज अभी नहीं हुआ तो घर जाके लिखना है बेटा। कोई प्रेशर नहीं, मैं दोस्त हूं आपका, कोई कंट्रोलर नहीं कि मेरे को किसी को कंट्रोल करना है। ग्रुप 2 पढ़ रहा है बच्चा,
ग्रुप 2 का आखिरी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसके बाद सीए फाइनल में जाएगा। कोई ऑटोक्रेटिक रिलेशनशिप नहीं है, अपन सब टीम की तरह काम कर रहे हैं, बस आउटकम अच्छा करना है। हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया बेटा, स्पीड अच्छी रखना, बढ़िया लिखना। हाँ, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, खुद ही लगेगा अपने को कि वाह यार मैं अच्छा आंसर लिख रही हूँ, बहुत अच्छे। डायग्राम्स को क्लोज करो। हाँ बेटा, खुले शब्द होते हैं ना तो वो डायग्राम मजा नहीं देते हैं, ब्लॉक्स बनाओ, ब्लॉक, डब्बों में उसको बंद करो। हाँ, डब्बों में बंद करो बेटा। हाँ, यूज स्केल, पेन, पेंसिल, और डायरेक्ट पेन से लिखो तो अपने को पता रहेगा यार ये मुझे काटा पीटी नहीं करनी है। पेंसिल रबर में ऐसा होगा, अपने को लगेगा अच्छा बेटा, बहुत अच्छे डायग्राम से। ये दोनों डायग्राम सेम क्यों बनाए बेटा? अच्छा, अबेंडेंट, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम मॉड्यूल के डायग्राम से अलग हो गया, देख अपन ने जो बनाया वो अलग है बेटा, देख उस बॉक्स के साथ वो चिपका हुआ है बॉक्स, है ना? तो ऐसा आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। कुछ अच्छे लिख रहे हैं, उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस है, कुछ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, नो इश्यूज, नो इश्यूज। दूसरा दिन है आंसर लिखने का, इनफैक्ट पहला ही जहां अपन ने 2 आंसर लिखे, पर आपको फील आ जाएगा धीरे 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 धीरे, आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखेगा बेटा। अगर अधूरा रहा है तो आज घर जाके कंप्लीट करेंगे। समाप्त करूं बच्चों लेक्चर? चलो, है ना? वेल बिगन इज हाफ डन बेटा, बहुत अच्छे, बिल्कुल अपने लिए अपलॉड करो, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, बढ़िया, अच्छा लिखा है, बढ़िया है ना? आई एम सेटिस्फाइड। और अच्छा होगा, घर जाके और प्रॉपरली फ्रेम करना है, पर ऐसा सुंदर सुंदर करके आधा घंटे तक आंसर नहीं लिखना है। अपने को पता है 12 मिनट का टाइम है एग्जाम में, हम टारगेट 10 मिनट लेके चलेंगे ताकि 2 मिनट बचा के रखें कोई कॉन्टिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।